जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है दोस्तों। आज बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का और ये खान सर के पब्लिकेशन खान सर के बुक से है। 1 से लेकर 10 तक मैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। इसमें 27 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से 7 प्रीवियस ईयर है एंड 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यदि 1 से लेकर 10 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। वहाँ पर खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जीके जीएस के रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप जितना जीके जीएस को रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। इसलिए जीके जीएस जहाँ से भी हो रिवाइज करते रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसलिए आप जीके जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें दोस्तों। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चाहे जो भी ग्रुप हो, एजुकेशनल ग्रुप जो भी हो, सभी ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल नहीं है, तो ये कौन सा है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो यदि देखें हम इसमें ब्राजील है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रशांत महासागर में स्थित बंदरगाह टर्मिनल नहीं है। रियो डी जेनरो बंदरगाह है जो ब्राजील में स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में गुआना बारा खाड़ी के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी आपसे पूछे दोस्तों तो क्या है, तो ब्राजील की राजधानी आपको ब्राजीलिया होगा। ब्राजील की राजधानी आपसे पूछे क्या होता है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है। ठीक है, ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो ब्राजील की मुद्रा रियाल है। ब्राजील की मुद्रा रियाल है और ब्राजील के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। नेशनल कांग्रेस ब्राजील के संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि ऑप्शन नंबर ए देखें, जापान देखें तो जापान है। जापान का राजधानी आपसे पूछे तो कौन सा राजधानी जापान का, जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है और वहाँ के संसद का नाम डायट है। जापान के संसद का नाम डायट है। और जापान के भी राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो आकिशिनो वहाँ के कौन है, क्रॉन है, प्रिंस है, जिन्हें राष्ट्रपति भी कहा जा सकता है। आकिशिनो वहाँ के प्रिंस हैं, जापान के प्रिंस आकिशिनो है। ठीक है दोस्तों, यदि आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, चीन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी संघाई है। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी क्या हो गया, तो आपको चीन की राजधानी बीजिंग होता है, संघाई नहीं, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा यदि आपसे पूछे तो रेन मिनवी है। चीन की राजधानी रेन मिनवी या युआन भी बोलते हैं इसकी मुद्रा को। चीन की मुद्रा को युआन भी बोलते हैं या रेन मिनवी भी बोलते हैं। और इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में अभी जो राष्ट्रपति के रूप में है, चीन के राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है, चीन के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। और वहाँ के पार्लियामेंट को या वहाँ के संसद को पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। चीन के संसद को पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग है। चीन के प्रधानमंत्री कौन है, ली कियांग। तो इतनी जानकारी ऑप्शन सी से है दोस्तों। ऑप्शन डी को देखते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है, तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रियो डी जेनरो बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, यह एक अटलांटिक महासागर में स्थित बंदरगाह है। और याकोहामा, संघाई और सिडनी ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मिड एयर रिफ्यूजलिंग, हवा में ईंधन भराई के लिए बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। ब्रह्मोस की जो सुखोई 30 है उसकी रेंज कितनी किलोमीटर है, तो उसकी रेंज 15 किलोमीटर है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। 15 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है और हवा में ईंधन को भर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। रानी की वाव या क्वींस टेम्पवेल खाली स्थान नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो रानी की वाव या क्वींस टेम्पलेट है जो आपको सरस्वती नदी के तट पर स्थित यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है और यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात के में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? गुजरात के पाटन में पड़ता है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण चालुक्य शासक द्वारा करवाया गया था। रानी की वाव का जो बावड़ी है इसकी निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक ने करवाया था। चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा करवाई गई थी और इस बावड़ी का चित्र 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है। जो हम लोग के 100 रुपये नोट जो चलाए गए हैं, नए वाले 100 रुपये के नोट, उस पर भी अंकित है रानी की वाव। इस कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है 100 रुपये के नोट पर कौन से चित्र या विश्व धरोहर को अंकित किया गया है, तो वो रानी की वाव है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि इसमें कावेरी नदी के बारे में देखें, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी कहते हैं, लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों से उपस्थित है। इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी यदि हम देखें कावेरी नदी के, तो हेमावती है, सिस्मा है, अकारवती है, कामदनी है, भवानी है, अमरावती है। ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये कावेरी की कहाँ से निकलती है दोस्तों? उद्गम स्थल क्या है कावेरी की? तो कावेरी है जो आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी के, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी। और कावेरी की लंबाई कितना है? 800 मीटर है। 800 मीटर लंबी यात्रा करती है कावेरी और बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी को गिरा देती है। झेलम नदी को देखें दोस्तों। झेलम नदी है जो आपको, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? इसकी उद्गम स्थल क्या है? तो झेलम नदी है जो कश्मीर के बेरीनाग झील के समीप, बेरीनाग से, कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी है कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील के पास बेरीनाग से निकलती है जो कश्मीर में स्थित है। और इसकी सहायक नदी चिनाव नदी। इसकी संगम कहाँ होता है? तो चिनाव नदी में होता है। चिनाव नदी में झेलम की संगम होती है। और चिनाव नदी के, झेलम की यदि हम देखें, झेलम की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। भारत में कितना है? 400 मीटर है। टोटल 724 किलोमीटर है। झेलम श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी में ही एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कौन सी नदी में शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं? तो वो झेलम नदी में। ठीक है। महानदी देखें, ऑप्शन नंबर बी महानदी है जो कहाँ बहती है? तो महानदी उड़ीसा में बहती है दोस्तों। और यह कहाँ से निकली है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिहावा के समीप से, और ये अपनी पानी को बंगाल के खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी एवं बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फोर्थ नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। चंदेल राजवंश के किस शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल राजवंश के कौन सा वो शासक था जो कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राजा धंगदेव ने, चंदेल शासक राजा धंगदेव चालुक्य वंश के शासक थे। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित होते हैं सभी? तो सभी समान समतल में अवस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कहाँ अवस्थित होते हैं? समान समतल में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 6 प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो कर एकत्र किया जाता था वो था खराज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। खराज था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान कर वसूल किया जाता था। रैतबाड़ी और महालबाड़ी ये अंग्रेजों के समय कर वसूल किया जाता था, और वर्तमान समय में आयकर वसूल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत के संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। तो भारत के संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? ये प्रश्न किया गया है। तो भारत के संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 4
4 जुलाई 1946 को भारत के संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछे भारत में संविधान सभा किसके सिफारिश पर लाई गई थी, तो भारत में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में 24 मार्च 1946 में संविधान सभा को लाया गया था। और संविधान सभा का गठन 4 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें से कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत थे, 92 देसी रियासत थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। 4 कौन थे? चीफ कमिश्नरी। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ करता था, उसमें प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य को चुना जाता था। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख पर। और चुनाव होने के बाद जो सीट आई थी, उसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली थे और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी। चुनाव में चुनाव कितने सीट पर हुई थी? 296 सीट पर चुनाव हुई थी। उसमें से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। यदि और इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उस समय उसकी अध्यक्षता अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। उसके बाद दूसरी बैठक संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उसी समय तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है कि दी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, से संबंधित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वो कहाँ स्थित है? यह प्रश्न पूछा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है यूनेस्को को, जो आपको कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। यह एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसे वर्ष 1981 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खलिस्तान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति को सजा या माफी को कम करने या उसे सजा देने की शक्ति किसमें है? कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो है भारत सरकार के यह जो प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि कुछ और है जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के लिए, क्या है? यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में दिया हुआ दोस्तों। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग लगाने का जो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, और अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का क्या है? शपथ होता है। शपथ किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 10 नंबर प्रश्न की ओर। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस है, जो निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो स्नेक बोट रेस है जो ओनम त्योहार की अनूठी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओनम कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। ये प्रमुख त्योहार है, केरल की प्रमुख त्योहार है ओनम। ठीक है, ओनम अवसर पर खीर पकाई जाती है और खीर के उबलने पर घर सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है। इस त्योहार में केरल में सर्प नौका दौड़ करवाई जाती है, जो कि इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। तो कहाँ है? तो ओनम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओनम मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि और इसमें देखें बिहू, ये बिहू हो गया आपको कहाँ पर? तो असम के क्षेत्र में। दशहरा आपको ये बंगाल में खूब मनाया जाता है दशहरा, जो माता दुर्गा की पूजा होती है उसमें। और कलिंग महोत्सव आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट को चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया और अक्टूबर 2020 में गुजरात के स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? वो कौन सा केमिकल था? उसका नाम बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया हुआ इसमें
इसमें दिया हुआ है नवंबर 2020 में भारत और ने संयुक्त रूप से कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो भारत और किसने कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है? भारत और भूटान ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर किसने? भारत और भूटान ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत और भूटान ने कार्ड के चरण 2 को शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, भूटान। भारत और भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु रुपे कार्ड दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो रुपे कार्ड का दूसरे चरण का शुभारंभ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि भूटान की राजधानी आपसे पूछे दोस्तों, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वहाँ की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। और भूटान के संसद को त्सोंगडू कहते हैं। भूटान के संसद को क्या कहते हैं? त्सोंगडू। और भूटान के राष्ट्रपति, राजा या राष्ट्राध्यक्ष, जो वहाँ के राजा हैं भूटान के, वो जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुन है वहाँ के राजा। और वहाँ के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्रो है। सेरिंग टोब्गे वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे है। और आपसे यदि वहाँ के राजा पूछे, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुन है। ठीक है, म्यांमार को देखते हैं हम लोग। म्यांमार को देखें तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपितावा है। म्यांमार की राजधानी नेपितावा है। वहाँ की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है दोस्तों। और म्यांमार की संसद को पिथु हलुतो कहते हैं। वहाँ की संसद को पिथु हलुतो कहते हैं। वहाँ अभी प्रधानमंत्री कौन है? मीन आंग हलिंग है म्यांमार के प्रधानमंत्री, मीन आंग हलिंग। नेपाल को देखते हैं हम लोग। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी और नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी याद रखना जरूरी है। तो नेपाल के यदि देखें, काठमांडू राजधानी हो गया। और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। और संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल वहाँ के राष्ट्रपति हैं या राजा है। राष्ट्रपति या राजा नेपाल के कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल। और वहाँ भी जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहन है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहन नेपाल के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें बांग्लादेश को देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा? टका। वहाँ की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। मोटी और छोटी रेखा किसे निरूपित करती है विद्युत सेल के प्रतीक में? तो मोटी और छोटी रेखा है वो विद्युत के सेल के प्रतीक में ऋणात्मक टर्मिनल को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऋणात्मक टर्मिनल को विद्युत सेल का प्रतीक है जो मोटी छोटी रेखा है, जो ऋणात्मक टर्मिनल को क्या करती है? प्रस्तुत करती है, निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 14 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति के परिसर यदि देखें तो यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति देखें तो 3 प्रकार के ध्वनि तरंग का आवृत्ति है, प्रास है। कहाँ? एक है अवस्रव तरंगे, एक स्रव तरंगे, एक प्रास्रव तरंगे। प्रास्रव तरंगों को ही अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है और हिंदी में प्रास्रव तरंग कहते हैं। इसकी जो रेंज है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्रास्रव तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंग की जो रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है प्रास्रव तरंग की रेंज। और इसे कौन सुन सकता है? इस तरंग को मनुष्य सुन नहीं सकता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों को या प्रास्रव तरंगों को कौन नहीं सुन सकता? मनुष्य नहीं सुन सकता। इसे सुन कौन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब क्या है? इसे सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य अल्ट्रासोनिक तरंगों को सुन नहीं सकता। और इसका उपयोग क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़े, वायुयान या घड़ी को पुर्जों को साफ करने में इत्यादि अल्ट्रासोनिक तरंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और इसकी आवृत्ति प्रास है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। और 3 प्रकार के होते हैं स्रव तरंगे। तो हम यदि ये आपको प्रास्रव तरंगे के बारे में पूछा इस प्रश्न में तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे अवस्रव तरंगे के बारे में पूछ लिया जाए तो अवस्रव तरंगे को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक।
इंफ्रासोनिक वेव, अपसरब तरंग यानी इंफ्रासोनिक वेव, ये 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति होती है। इंफ्रासोनिक होती है जो इंफ्रासोनिक यानी अपसरब होती है जो 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग होती है। ठीक है दोस्तों, और यह कान नहीं सुनता, जो हमारे कान है, मनुष्य की कानें इसे नहीं सुन सकती है इंफ्रासोनिक तरंगों का भी। ठीक है, और एक और होता है श्रव्य तरंगे, जिसे ऑडिबल वेव कहा जाता है। श्रव्य तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं और इसकी रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये श्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों को हमारी कानें सुन सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं 15 में प्रश्न को। 15 में दिया गया है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% होनी चाहिए। ये कौन से समिति ने यह सिफारिश की थी? ये प्रश्न पूछा है। यदि इसे देखें हम तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस स्वामीनाथन समिति ने यह बताया था कम से कम एमएसपी कितना 50% से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एमएसपी के बारे में किसने बताया था? तो एमएस स्वामीनाथन समिति ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 16 में। सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप है जो आपको बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बैडमिंटन से सुधीर रमन कप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और बैडमिंटन है जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। ईसाई समूह द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्रिसमस है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 18 नंबर प्रश्न में, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 18 मई 1857 के मृत में हुई और यह कब तक खत्म हुई? तो इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 1857 में हुई, 10 मई 1857 में हुई थी। तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में इसकी समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 में मेरठ में यह विद्रोह प्रारंभ हुई थी और 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तब ग्वालियर में 20 जून 1858 को हुई थी और यह विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्रांति का सभी जगह एक साथ न होना था। क्रांतिकारियों का सभी जगह एकत्रित होकर न लड़ने का था कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसकी कुछ मुख्य बातें देखें दोस्तों, जो प्रमुख बातें पूछी जाती है, ऐसे तो हर बातें इससे पूछी जाती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ। 1857 की क्रांति के समय यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल वो कैनिंग थे। और इसी को 1857 के क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय का पद कर दिया गया था। और कैनिंग ही प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे जो प्रथम वायसराय के रूप में बने थे। ठीक है, कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल बने और भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, उस समय यदि आपसे पूछे मुगल बादशाह कौन था जिस समय विद्रोह हुआ था, तो 1857 के उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 था या बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे? तो कैंपेबल थे। 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था दोस्तों? 1857 के क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। बंगाल का विभाजन कर्जन ने कब किया था? तो 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें दोस्तों 1905 के बारे में, तो 1905 में दिया गया है कि कर्जन ने 1905 में और देखें तो 1904 ईस्वी में कर्जन ने क्या किया था? तो 1904 में कर्जन ने भारत के विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में 1905 में पारित हुआ था और कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था।
और कर्जन को ही अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है। भारत के लिए सबसे अलोकप्रिय वायसराय कर्जन को माना जाता है। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 29 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? एवरी वोट काउंट ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है नवीन चावला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वो नवीन चावला की लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट के प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर, उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस यदि देखें दोस्तों कब मनाया जाता है, तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना दिवस कब है? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड भारत के 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर को 2000 को स्थापित हुई थी। 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित किया गया था। और 2000 ईस्वी में उस समय 3 राज्यों को स्थापित की गई थी। एक था उत्तराखंड, उसके बाद आपको झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड और एक और थी जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ये सब क्या है? 1 नवंबर 2000 को राज्य के रूप में स्थापित हुई थी। तो उत्तराखंड 9 नवंबर को स्थापित किया गया था उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड को कब स्थापित किया गया था? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि उत्तराखंड के राजधानी के बारे में पूछे तो कौन है? गैरसेन और देहरादून, ये दोनों राजधानी उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एक राज्य के रूप में सम्मिलित की गई थी दोस्तों, 27वां राज्य के रूप में। और वहाँ के लेफ्टिनेंट या वहाँ के जो गवर्नर है वो जनरल गुरमीत सिंह है। वहाँ के अभी यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछे पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है दोस्तों, और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 22 में निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर किसे कहते हैं? तो किसे नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहते हैं। नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaNO3 का होल 2 है, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवार के साथ की जाती है? तो कौन सी हिमाचल प्रदेश की मार्शल शैली है जो तलवार के साथ की जाती है? तो वो कौन सी है? वो खैरैती है, खैरैती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के यदि आपसे राजधानी पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो हिमाचल की राजधानी शिमला है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1971 में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो यदि हम देखें 1971 में कब किया गया था? तो 1971 में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश को। अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है वहाँ के मुख्यमंत्री, और शिव प्रताप शुक्ल है वहाँ के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 24 में सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो गर्म धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 25 में भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है दोस्तों? ये प्रश्न दिया गया है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सिक्किम से जुड़ी हुई है? यदि हम देखें तो भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल। एकमात्र राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमाएं सिक्किम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि सिक्किम से जुड़ी सीमा देखें तो सिक्किम है जो आपको एक तरफ चीन के साथ सीमा लगाती है सिक्किम, दूसरी तरफ भूटान के साथ, और एक साइड तिब्बत के साथ, और फिर एकमात्र राज्य है भारतीय राज्य, वो है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 26 में अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान
ये किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित होते हैं? तो ये पूछ रहा है हमसे। तो अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है और सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लाया था, उस समय भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 का जो भी गारंटी है वो क्या हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आप इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको भारतीय संविधान से पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, वो भी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। वो घटना चैप्टर बुक से मैं लाया हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर देख लें दोस्तों, और अपनी तैयारी में और मजबूती प्रदान करें और धारदार लाए अपनी तैयारी में। उसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तीनों इतिहास है, मॉडर्न, आधुनिक और प्राचीन। आप उसे भी देख सकते दोस्तों, उसका एक प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है तीनों का। और अपनी तैयारी में यदि आप उसे देखते हैं तो अपनी तैयारी में और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और जीके जीएस आपको काफ़ी अच्छा होने की संभावना है यदि आप उसे देखते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करते हैं, लगाते हैं दोस्तों, तो आप जरूर उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, जिससे आपका नंबर बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। तो ऑप्शन नंबर, तो आप लोग जाकर उसे देखें और लाभ उठाएं दोस्तों। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें। जो भी ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप, सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अमूल खालिस्तान से दूध और दूध के उत्पादन से सहकारी समिति की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया गया, जो देश में श्वेत क्रांति लाया, वो कौन सी राज्य से है, वो प्रश्न पूछा गया है। तो वो जो देश में श्वेत क्रांति लाई गई थी वो गुजरात राज्य से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया और गरीब किसानों को रोजगार मिला। बर्गिस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। बर्गिस कुरियन ने की थी। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यदि आपसे गुजरात की राजधानी पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन सी है? तो गांधीनगर है। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी और साथ साथ महाराष्ट्र भी। ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। कब? 1960 में, ठीक है। और गुजरात में यदि अभी हम देखें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 182 है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? 182। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में कितना? 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कर्नाटक को देखें दोस्तों। कर्नाटक का जो राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में घोषित किया गया था। वहाँ के अभी राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। यदि आपसे पूछे वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है दोस्तों, जो वहाँ सीटों की संख्या 75 है कर्नाटक में विधान परिषद। और विधानसभा सीटों की संख्या यदि कर्नाटक में पूछे तो 224 है। और कर्नाटक के राज्यसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 28 है। दिल्ली को देखें हम, दिल्ली यदि देखें तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित है। और दिल्ली में विधानसभा सीट भी है दोस्तों, जो कितना है? 70 है विधानसभा सीटों की संख्या दिल्ली में। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। उत्तर प्रदेश को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में यदि आपसे पूछ लिया जाए सीटों की संख्या विधानसभा में कितना है, तो सबसे अधिक विधानसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कितना? 403 है विधानसभा सीटों की संख्या। और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, वहाँ भी सबसे अधिक सीटों की संख्या है, 100 है विधान परिषद में। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुजरात में अमूल दूध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न को। 28 में दिया गया है दोस्तों इसमें कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस
माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि है जो एक यांत्रिक तरंग है, किस माध्यम में नहीं यात्रा करेगी? तो ध्वनि है जो आपको निर्वात में यात्रा नहीं करती है, निर्वात में संचरण नहीं करती ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोग ने तुरंत पढ़ा था दोस्तों कि उत्तराखंड के बारे में, जब 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 3 राज्यों के रूप में घोषित किया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, उत्तराखंड को 9 नवंबर को और झारखंड को 15 नवंबर को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के जो अभी राजधानी है कहाँ है, तो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? बीवी हरिश्चंद्र है छत्तीसगढ़ के कौन? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछे तो कौन है? तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए अखिल भारतीय आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न में से क्या था? तो आधिकारिक शुभंकर क्या था जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था? तो उसका शुभंकर बोरोबी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बोरोबी एक नील सर्फिंग वाला होता है, बोरोबी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 31 में नवंबर 2000 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एसएआई के महानिदेशक कौन थे? तो वो संदीप प्रधान थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 32 में निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाजों का और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर क्या किया गया है? डिजाइन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं 34 में निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो ये कौन है? ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 35 में दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था। तो सामूगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों 29 मई 1658 में दारा सिकोह और दारा सिकोह, औरंगजेब तथा मुराद बख्शी के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा सिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण दारा सिकोह युद्ध में हार गया था। तो क्या आंसर होगा? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 36 में लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, की नदी के किनारे स्थित है। तो प्लासी है किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को, ये छोटा डेट भी याद रखिएगा दोस्तों। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बंगाल के भागीरथी के तट के निकट हुआ था। कौन से? भागीरथी तट के निकट। तो भागीरथी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भागीरथी नदी किनारे जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 38 में। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हर वर्ष सूरजकुंड मेला हरियाणा में किस महीने? तो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हर वर्ष फरवरी के महीने में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 39 में। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं?
भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कौन किए हैं? तो राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न की 40 में कहा गया है मधुमक्खी के लिए मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। तो मधुमक्खी के पालन और रख रखाव एपी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर है, एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, एपी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने किस शहर में किया है? तो वो शहर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किए हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा भी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, श्रीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं 48 में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मुंबई में। 43 में। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है जो भारत के हरियाणा में शुरू की जाने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, हरियाणा से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से अपनी पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो पानी के नीचे कौन सुरंग बना रहा है 6000 करोड़ रुपए की लागत से? तो वो कौन है? वो पानी के नीचे सुरंग बनाने वाले राज्य सरकार कौन है? असम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे असम के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं जो असम के राज्यपाल हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम की राजधानी। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। 126 असम में विधानसभा सीटों की संख्या है, और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है असम में। ठीक है, त्रिपुरा को देखें। त्रिपुरा है जो इसकी राजधानी अगरतला है दोस्तों, और 1972 में त्रिपुरा को राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 1972 में 3 देशों को 1972 में 3 राज्यों को घोषित किया गया था। 3 राज्यों को राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था 1972 में। वो 3 राज्य हम याद करने के लिए बताया था दोस्तों। माँ में त्रि, तो माँ से क्या होगा? माँ से मणिपुर को, और मे से मेघालय को, और त्रि से त्रिपुरा को। ये तीनों राज्यों को क्या किया गया था? 1972 में राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, तो त्रिपुरा को। ठीक है, और इसमें त्रिपुरा के, यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं कौन है? सेना रेड्डी नल्लू हैं, और मनिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। और त्रिपुरा के मनिक शाह मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? तो 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। पश्चिम बंगाल को देखें दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और बिहार के बारे में देखें दोस्तों, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राजधानी पटना है, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं वहाँ के अभी राज्यपाल। और पटना बिहार की स्थापना एक राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को हुई थी, बिहार राज्य के रूप में। ठीक है, बिहार में विधान परिषद भी है दोस्तों, और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या यदि देखें 243 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप रखें दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, असम खोला जाएगा 6000 करोड़ रुपए के पहली पानी के नीचे सुरंग। 45 में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 14 है, यानी 40वां स्थान है भारत का 2023 में। 46वां प्रश्न चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है जो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ के सर्वोच्च सम्मान है? तो मिस्र का। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 47वां प्रश्न में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिद्दा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जिद्दा में इसकी आयोजन किया जाएगा। सऊदी अरब के जिद्दा शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 48 में, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीले दवाओं के खतरे से निपटने के लिए समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो वो कौन राज्य सरकार है जो गठन किया विशेष टास्क फोर्स का? तो वो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश में। आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दिया, सॉरी महाराष्ट्र के बारे में नहीं बताया हूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दिया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको जानते हैं मुंबई है। महाराष्ट्र में अभी जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र में जो अभी मुख्यमंत्री हैं कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है और वहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है, लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु देखें। तमिलनाडु यदि हम देखेंगे तो तमिलनाडु का कौन है मुख्यमंत्री? तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टालिन है। इसके स्टालिन एम के स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और वहाँ RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 19 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 19 है और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और गोवा यदि देखें हम लोग, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा का यदि आपसे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, आपसे गोवा के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तो गोवा का जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, वो वहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के राज्यपाल। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 40 सीट है और लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। गोवा को राज्य के रूप में 1987 में घोषित किया गया था। 1987 में 3 राज्यों को घोषित किया गया था। गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है, मिजोरम है। अमीगो याद रखने के लिए कहा था मैंने दोस्तों, अमीगो से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। ये 3 राज्यों को 1987 में राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 47-49 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो ये कितने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किसने 2023 में क्रिकेट के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो जीतेंगे हम नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जीतेंगे हम नामक अभियान की शुरुआत अडानी ग्रुप ने किया है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? अडानी ग्रुप ने क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक एक अभियान शुरू किया है। किसने? अडानी ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर पर निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से कौन सा बीमारी है जो नहीं फैलती है दोस्तों? तो यदि हम देखें तो इसमें हैजा है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बाकी जुकाम, निमोनिया तपेदिक के वायु के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। बल की इकाई क्या होता है? यदि आपसे प्रश्न पूछे, नेक्स्ट में दिया गया है कि बल की इकाई क्या होता है? तो बल की इकाई होता है क्या? तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल की इकाई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल की इकाई होता है F बराबर m होता है, उसी पर बिठा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 43 में हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। तो ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्या है? वो यदि देखें तो उसका 1:3 है। 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 54 में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे देखिए वो कौन है? पी तरंगे होती है जो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग होती है, जिसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पी तरंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 55 में किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखें तो इसका आंसर होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 56 में देखें दोस्तों 56 नंबर प्रश्न में इसमें देखते हैं तो 56 में किसी संस्था में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है 1 MB शेयर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो टेलनेट कहते हैं, इसे इंटरनेट कहते हैं, टेलनेट नहीं इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, इंटरनेट कहा जाता है। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 37 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 37 में क्या है?
तो 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें दिया गया है 1 GB बराबर 10⁻20 वाट, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न और इसमें क्या दिया हुआ है, भारत मार्च 2019 में केरल को कोच्चिन के बल्ड पर प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था, तो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 59 में देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसमें भिन्न प्रकार है, कौन इसमें से भिन्न है। यदि हम देखें तो इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर है जो इनमें से भिन्न है, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न की ओर। DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है, बम का संसूचक और निपटान करने के लिए विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है, दक्ष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, इस वाहन का नाम क्या है, दक्ष है। और यदि देखें DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था दोस्तों। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, DRDO की मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी आदर्श बाग क्या है, तो DRDO को आदर्श बाग है वलस्य मूल विज्ञान, वलस्य मूलम विज्ञानम है, वलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके प्रथम अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी थे। ठीक है, तो कौन से नाम से है विकसित हुए हैं, वाहन का नाम क्या है, तो दक्ष है। DRDO द्वारा बम के संसूचक और निपटान के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए एक क्या किया है, एक वाहन को विकसित किया, उसका नाम दक्ष रखें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 61 में किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया 62 में हिमालय पर्वत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है उसे अस्तम हिमालय कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, अस्तम हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अस्तम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अस्तम हिमालय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक है हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय। तो यदि हम इसमें देखें तो सबसे पहले पंजाब हिमालय देखेंगे, इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय को। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय भी कहते हैं पंजाब हिमालय को ही। तो इसे देखें पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय को, तो कौन से नदी के किनारे स्थित है, कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पाया जाता है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है पंजाब हिमालय की। कितनी है, 560 किलोमीटर सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। और उसके बाद यदि कुमायूं हिमालय के बारे में देखें दोस्तों, कुमायूं हिमालय है जो सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है, सतलज और काली के बीच। सतलज और यहाँ से यहाँ देखिए, इसके बीच कौन है, पंजाब हिमालय, और इसके बीच क्या है, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है। और काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है दोस्तों। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है। तो हमसे पूछा था कि असम हिमालय ये कौन सा हिमालय है तीस्ता और दिहांग के बीच, तो असम हिमालय है। असम हिमालय की लंबाई 730 किलोमीटर है। जब आपसे पूछा जाए सबसे लंबा क्षेत्र किसका है, सबसे लंबा क्षेत्र नेपाल हिमालय का है जो 800 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न चलते हैं, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ का आवरण के संयुक्त संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो नासा ने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो वह उपग्रह का नाम है ICESat-2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 64 में सोल ऑफ न्यू मशीन्स नामक पुस्तक के लेखक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। 65 में किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा मंदिर है जिसे काला पैगोडा कहते हैं, तो पहला काला पैगोडा कहा जाता है काला पैगोडा, हाँ कोणार्क मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो काला पैगोडा के नाम से जानता है, और यह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है यह। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में, और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है 66 में पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के जैसा किसका होता है आकृति,
तो उसका अमाशय की आकृति होता है, अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला जे के समरूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अमाशय के 4 भाग होते हैं दोस्तों। पूरे भाग कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक जिसे बुज्जी कहते हैं, और अमाशयकाय और पाइलोरिक होता है। अमाशय के 4 भाग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 67 में। 67 में कहा गया निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह कौन है? तो प्लास्टिक, डीडीटी और ब्रैकेलाइट अजैव निम्नीकरण समूह का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूलर, हेनरी बैक्यूलर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बैक्यूलर होता है। 69 में है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस प्रकार की थी? तो कॉर्क के रूप में खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कॉर्क के निरीक्षण के रूप में खोज किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 71 में नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 5वें विज्ञान महोत्सव 2019 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 72 में विश्व पर्यटन दिवस संगठन WNHTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड, स्पेन में इसकी मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 74 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हम देखें तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो वो किस वर्ष? वर्ष 1913 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट चलते हैं 76 में। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों की सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS डेटेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया है। तो किसके साथ अनुबंध किया है? तो वो है आपको वो किसके साथ किया है अनुबंध? तो इसका जो अनुबंध है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 77 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थल पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है? नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किस स्थल पर किए हैं? तो यह है कौन सा स्थल है? गांधीनगर गुजरात में किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 78 में जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटोलाइट के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम है जो उपधातु के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 79 नंबर प्रश्न में 79 नंबर प्रश्न में दिया गया है। इसमें क्या है? अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे? तो अशोक थे किसके पोते थे? तो अशोक जो थे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 83 में स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू है जो आपको विषाणु की वजह से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा देश प्रस्तावित ताप्ती गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावित ताप्ती गैस पाइपलाइन का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? यदि इसे हम देखें तो इसमें से
आपको तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा कौन सा देश नहीं है, तो इसमें ईरान है जो इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ईरान। 85 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो किस नहीं जाना जाता विकेट कीपिंग के लिए? तो बी.एस. चंद्रशेखर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन? बी.एस. चंद्रशेखर को। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी मोटिवेशन मिल सके मुझे, और मोटिवेशन मिल सके, मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।